कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिप कलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इन पंक्तियों के कवि नागार्जुन हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा की बृहत त्रयी के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं, जो अपने फक्कड़ व्यक्तित्व, प्रखर प्रतिरोधी चेतना और गहरी लोकानुभूति के लिए एकदम अलग जाने जाते हैं। वे हिंदी की उस महान काव्य परंपरा के कवि हैं जिसमें कबीर आते हैं, भारतेंदु आते हैं, निराला आते हैं। विद्रोह या अस्वीकृति उनका मुख्य स्वर है, लेकिन जीवन के खुले सहज मुक्त साक्षात्कार के साथ। क्रांतिकारी सामाजिक कल्पना से ताकत प्राप्त करने वाली नागार्जुन की कविता भारतीय काव्य पाठकों के लिए एक अलग अनुभव है। भारतीय समाज की भयानक विषमता से लड़ते हुए नागार्जुन ने व्यंग्य को हमारे समय की श्रेष्ठ कविता के लिए आदर्श बनाया। यह व्यंग्य पैदा ही हुआ इस कठिन और चुनौती भरे समय के सीधे साक्षात से। नागार्जुन के लिए यदि यात्री मैथिल कवि संज्ञा थी, तो वह धीरे धीरे उनका जीवन स्वभाव बनी। घुमक्कड़ कवि नागार्जुन के पाठक सारे देश के कस्बों गांवों तक में फैले हुए हैं, जो देख सके हैं कि व्यंग्य की वही कविता जो एक बार तात्कालिक जान पड़ती है, आगे चलकर काल जयी हो उठती है। मेघ बजे, घन कुरंग जैसी प्रकृति कविताएं, तन गई रीढ़, यह तुम थीं जैसी प्रेम कविताएं उसी कवि की कविताएं हैं जो व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला प्रखर प्रतिबद्ध कवि है, शासन की बंदूक जैसी कविताएं लिखने वाला। प्रेम और सौंदर्य के जीवन धर्मी आवेग से ताकत ग्रहण कर नागार्जुन शोषण और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार व्यवस्था को हर दौर में सीधे संबोधित करते रहे। नागार्जुन की पहचान अगर जन कवि के रूप में बनती है, तो इस जन की व्यापकता को बहुत गहरा अर्थ देकर। पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिली का विकृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पुरस्कार सम्मान उन्हें आगे चलकर कई मिले। मध्य प्रदेश शासन का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पर सबसे अधिक सार्थक सम्मान उन्हें कई पीढ़ियों के युवा और युवतम कवियों ने दिया, जिन्होंने अपने समय के सामाजिक संघर्ष को नागार्जुन के साथ साथ देखा और अनुभव किया। आप वहाँ तरौनी में जन्मे। तरौनी में, और उसके बाद आपने तरह तरह के संघर्ष झेले। ये कविता और साहित्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कविता की विशेष रूप से? कविता में ये व्यंग्य कविता जी, जो धारदार कवि उसमें अंश है जी, तो व्यंग्य भी कई तरह के होते हैं। हाँ। तो धारदार अंश जो है उसमें ये हुआ कि हम गांव में 2-3 दुष्ट आदमी थे। अच्छा। हाँ, तो लगा कि ये मानते नहीं हैं, तो 3-4-5 छात्रों ने सोचा इसके खिलाफ कुछ तुकबंदी करनी चाहिए। अच्छा। और तुकबंदी जो है कागज पर लिख करके उसके दरवाजे पर रात में टांग देंगे। अच्छा। निरंतर विकास के क्रम में आपको कौन कौन से प्रेरणा के स्रोत थे? कोई लेखक थे, कोई कवि थे, या खाली आंदोलित आप होते थे परिस्थितियों को देख के? ऐसा है कि उसमें खाली आंदोलन अपने आप में कोई नहीं, मतलब आंदोलन में ज्वार भाटा आता है। जी, ज्वार भाटा आता है, वो कोई आंदोलन नहीं है। तो वो कभी ज़्यादा दिखाई पड़ता है, कभी कम दिखाई पड़ता है। तो ये है कि बढ़ते हुए को हम आंदोलन का उपयोग करें। हमको किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, अच्छा, जो अनुगमन में जो लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। कविता के द्वारा ये जो शासन तंत्र है या जो सारी व्यवस्था है, कविता के द्वारा इसमें कुछ बदलाव आएगा, आ सकता है? कविता के द्वारा डायरेक्ट बदलाव नहीं आता है जी।
लेकिन जो बदलाव की प्रक्रिया में जुड़े होते हैं उनके हाथ, उनकी चेतना, उनका दिल दिमाग मजबूत होता है। अच्छा। तो अब ये कहो कि कविता जो है कि बंदूक लेकर के हाथ में थमा देती है, गलत है, नहीं हो सकती। लेकिन कविता ऐसी प्रेरणा देती है, ऐसा धक्का देती है कि रात रात में नींद नहीं आती, आदमी जो है अगले दिन जा कर के वो जुलूस में दिखाई पड़ता है। ऋतु पे बहुत लोग लिखते हैं साहब, ऋतुओं पे। क्या कालिदास कहीं आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं? संस्कृत के माध्यम से जीवन धर्मी कविताओं में कालिदास से लिया है, और ये हम जो बाद में तुलसीदास का अध्ययन बाद में किया है। अच्छा। छंद बद्ध भी आपने कविता लिखी? हो जाए मुक्त छंद में भी लिखी। तो क्या कविता लिखने के लिए ये डिसिप्लिन जरूरी है कुछ? भले आदमी मुक्त छंद जो है कवि प्रतिभा मुक्त छंद में प्रकट हो, लेकिन छंदों का ज्ञान हो रहना चाहिए। छंदों का ज्ञान रहेगा तो अच्छा मुक्त छंद वही लिखेगा, नहीं तो लगाएगा। हमारे यहाँ नए कवि उदाहरण हैं, सर्वेश्वर दास, ये रघुवीर राय, ये सब उदाहरण छंदों पर भी कमाने। आपका एक साहित्यिक परिवेश रहा है शुरू से, तो उसमें प्रसाद जी का कुछ संस्मरण सुनाइए। प्रसाद जी बहुत ही आनंदी जीव थे और एक रईस खानदान में जन्म हुआ था। तो हम जब मिलने गए, मतलब मिलने का कारण था कि दरभंगा से हमारे जो विद्यार्थी मित्र आते थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद जी और प्रेमचंद जी के दर्शन करवाओ हमको। अच्छा। मैंने पंडागिरी का काम था ये, मतलब दर्शन कराना। तो हमने कहा अच्छा चलते हैं। तो प्रसाद जी के यहाँ गए तो फर्श पर चटाई बिछी थी, चटाई पर लेटे थे और मालिश कर रहा था एक नौकर, एक टांगों की मालिश कर रहा था, एक ये बाँह की। तो उस मालिश के क्रम में पान भी चबा रहे थे वो। बड़ा फिर वो पहली छाप हमको हमारे ऊपर वही पड़ी कि आनंदी जीव हैं ये। तो उन्होंने कहा ऐसा, मैंने कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं पता। तो हमने कहा कि हम तो यहीं काशी में रहते हैं, ये हमारे मित्र हैं, तो ये आए हैं दरभंगा से, एक मुजफ्फरपुर से है, सब संस्कृत के छात्र हैं और आचार्य परीक्षा के हैं, जो हैं ये ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश वगैरह पढ़े हुए हैं जी। आप। तो कहा ठीक है। तो कहा कि हमारी कोई रचना पढ़ी इन्होंने। हमने कहा कि तब तक कामायनी नहीं छपी थी जी। हमने कहा कि आंसू तो इन्होंने देखे होंगे, आंसू और लहर ये सब। तो कहा कि तो कुछ और पढ़े। फिर उन्होंने उनको ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के जो काव्य सिद्धांत हैं उनका जिक्र करके कुछ पूछा जी। बस इतना। फिर चुप हो गए और दूसरी तरफ लौट के तो मालिश करने वाला जो है ये इशारा कर रहा था कि अब आप दूसरी तरफ से करवाएं मालिश। हाँ। तो हमने कहा कि ये काफ़ी है। अच्छा, और क्या? अब प्रेमचंद का ये था, एक जगह गए तो उनके वो इस मुद्रा में बैठे थे प्रेमचंद ऐसे। हाँ, तो सामने कागज और कलम रखे हुए थे। तो वो पान खाते थे और वो कहा कहिए कहाँ से आना हुआ, किधर से आए। तो हमने कहा कि सर बिहार से हैं। कहा तो हमने कहा कि कुछ जो है यह मिलने जुलने का ये क्रम। तो कहा कि अच्छा है, कुछ लिखने का शौक़ है? लिखने का शौक़? हमने कहा है। तो आप तो संस्कृत के छात्र हैं जैसे बताया आपने, तो काव्य सिद्धांतों के आप वो होंगे? तो हमने कहा हाँ है। तो कहा हिंदी का कुछ नावल फावल पढ़ा है, कुछ है?
कहानी वहाँ हम चुप हो गए। वो दूसरे जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा हाँ हमने पढ़ा है। तो इतना बातचीत कर रहे थे, मुश्किल से 15 मिनट हुए होंगे। ऊपर से खड़ाऊँ की खटर पटर आवाज़ आई और शिवरानी देवी थी ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने वो खटर पटर की आवाज़ से वार्निंग दिया हाँ। कि सब ये इन छोकरों के पीछे समय को बर्बाद कर दे। ओम होंकार, ओम फटकार, ओम शीतकार, ओम पुष्पुष, ओम फुटकार, ओम शीतकार, ओम आस्फालन, ओम इंगित, ओम इशारे, ओम नारे और नारे और नारे, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम कोयलाश पात पेट्रोल, ओम हमी हम ठोस, बाकी सब फूटे ढोल। ओम ओम इदमन्नं निमा आपहिमा जंगिदं हवीं। ओम यजमान, ओम पुरोहित, ओम राजा, ओम कवि। ओम क्रांति क्रांति क्रांति, सर्वगुण क्रांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वगुण शांति। ओम भ्रांति भ्रांति भ्रांति, सर्वगुण भ्रांति। ओम बचाओ बचाओ बचाओ, ओम हटाओ हटाओ हटाओ। नागार्जुन की मंत्र कविता महत्वपूर्ण है अपने मुख्य व्यंग स्वर के कारण, पर कहने की ज़रूरत नहीं कि अपने समय के अधिक तीखे गहरे एहसास के साथ नागार्जुन दुस्साहसिक कल्पना के कवि भी हैं। वे ही कह सकते हैं, प्रभु तुम कर दो वमन, होगा मेरी क्षुधा का शमन। मादा सुअर पर लिखी कविता में जब नागार्जुन कहते हैं, जमुना किनारे मखमली दूबों पर पूस की गुनगुनी धूप में पसर कर लेटी है, भरे पूरे 12 थनों वाली छौनों को पिला रही है दूध, यह भी तो मादरे हिंद की बेटी है। वे इसी बीहड़ कवि प्रतिभा का प्रमाण दे रहे होते हैं। विषम समाज के गहरे तीखे प्रत्यक्ष से पैदा होने वाली ये कविताएं नागार्जुन को जीवन पूर्णता का कवि सिद्ध करती हैं, क्योंकि नागार्जुन के गुस्से में करुणा का बहिष्कार नहीं है। बाबा, आप 60 सालों से साहित्य कर्म में लीन हैं और इस दौर में बहुत से साहित्यिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन चले। आप इनके सहयात्री और सहभोक्ता भी रहे हैं। तो आज 60 सालों के बाद आप जब इन चीज़ों की तरफ देखते हैं तो आपको क्या परिवर्तन लगता है? इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं, कैसे आकलन करते हैं इसका? मूल्यांकन ये है कि धीरे धीरे हम देखते रहे कि पत्र पत्रिकाएं बहुत कम थीं और धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ने लगी। और आज़ादी के बाद तो पत्र पत्रिकाएं बहुत हो गई। अब अगर मासिक पत्र कम हैं तो दैनिक पत्रों के जो रविवार अंक हैं वो काम पूरा करते हैं। तो ये लगा कि पहले ये कविता में कीर्ति मिलती है, पैसा नहीं मिलता। कविता के भरोसे कोई चाहेगा कि हम दूध वाले का बिल अदा करें तो वो नहीं हो सकता जी, उसके लिए वो प्रोज लिखना पड़ेगा। इसलिए हर कवि को हमको अनुभव हुआ कि प्रोज लिखना बहुत जरूरी है। तो अब जो नए रचनाकार हैं, नए साहित्यिक हैं, इनको क्या सलाह देंगे आप? ये सलाह देंगे कि ये भी साहित्य को पूर्णकालिक पेशे के रूप में अपनाएं क्या? प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य को रोजी रोटी के लिए पूर्णकालिक धंधा के रूप में नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये है कि ये कहा था उन्होंने कि पौवा भरा आटा और ज़रा से दाल और कौड़ी बराबर घी इतना काफ़ी है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो समय था, वो 20-22 में कहा था उन्होंने। अब ये बात नहीं है, अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिक्शा वाला जिस तरह मेहनत करता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसी तरह एक साहित्यकार जो है, जिसको साहित्य से ही अपनी जीविका निभानी है, बच्चों के अध्ययन की पढ़ाई की बिल अदा करना है और घर का किराया देना है, तो सीधा नहीं साहब, बहुत कठिन है। एक साहित्यकार के रूप में आपको आज सबसे बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती क्या लगती है? सारी चुनौतियों की जड़ तो महंगाई में है। इसको हम ये नहीं कि कला की बातचीत करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो महंगाई की बात क्यों ले आए?
नहीं भाई, महंगाई तो एकदम गला दबा रही है हमारे। तो वो जो है सारे आदर्श, सारा कवित्व, सारी कला, सब कुछ जो है पड़ा रह जाता है। इस समय जो है साहित्यकारों के समक्ष जो है क्या सबसे बड़ी चुनौती है? अपने इर्द गिर्द के समाज को सही रूप में रखना, ये है मुख्य सवाल। और इसमें जो कोताही करता है, जी चुराता है, तो वो समझिए तृतीय श्रेणी का साहित्यकार हो। वो कविता में हो, कहानी में हो, निबंध में हो, कहीं न कहीं प्रोग्रेसिव ट्रेंड को हमको लेना होता है। अगर हम झुलमुल होते हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ भी कहो, ना भी कहो, तो ये साहब बहुत घातक हो। बाबा, आप अपने अभिव्यक्ति और विचार में नितांत समकालीन लगते हैं, तो आपकी इस समकालीनता का रहस्य क्या है? छोटे शिशु, छोटे बच्चे से ले करके और वयस्क लोगों तक से हमारी मैत्री होती है। और बहुत वयस्क जो होता है, हमारी उम्र का जो आदमी है, उसको मैं सुनते वक्त में तटस्थ हो जाता हूँ, क्योंकि वो या तो वो हमको पागल समझेगा या हम समझेंगे कि कूड़मग्ज है, कोई परिवर्तन नहीं आया। एक रिक्शा पर एक महिला बैठी थी, पटना की बात है, तो मैं अकेले था। उसने कहा रिक्शे वाले को कि इनको कहो कि हमको बैठा ले। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं भाई, उसको बैठाओ। तो कहा बाबूजी इसको आप बैठाएंगे अपने बारे। मतलब ये है कि वो चाहे किसी वर्ग का हो, लेकिन रिक्शा वाला चूँकि रोज ले जाता है, लाता है, उनको तो सबका पता लगा लेता है कौन क्या है, हमको लगा। तो उसको हमने कहा कि हम दो हो गए हैं, ये ढलवा पुल है, चढ़ाई है, चढ़ करके पुल उतरता है, तो वहाँ हम उतर जाते हैं। तो वो महिला बोली कि आप बैठे रहो, हम उतर जाते हैं, आप हमसे कमज़ोर हो। ऊपर जा कर के जब नीचे ढालू शुरू हुआ पुल, तो वो फिर आ गई। तो हमने कहा उसको, रिक्शा वाले से, कि तुमने हमें नहीं उतरने दिया, क्यों नहीं उतरने दिया? तो वो विचित्र बात हुआ। कहा आप चढ़ाई में उतर करके क्या हम पर एहसान लादना चाहते थे? कहा कि हजारों लोग जाते आते हैं और 2 जने, 4 बच्चे, 2 बोरा इतना लाद करके ऊपर जाते हैं और हमको खींचना पड़ता है। तो उनके मन में दया की भावना नहीं आती, हमारे मन में भावना पैदा होगी कि वो तो राक्षस थे, ये बाबूजी देवता हैं। तो मन अपना मलिन होगा, उतना मलिन मन क्यों करूं? हमने कहा बहुत, ये जो है बहुत बड़ी बात है। 5 पुत्र भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खा के मर गया, बाकी रह गए 4। तो 5 पुत्र भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खा के मर गए, बाकी रह गया 4। और 4 पुत्र भारत माता के, चारों चतुर्भुमीन, देश निकाला मिलाए को, बाकी रह गए 3। और 3 जनता करती। 3 पुत्र भारत माता के लड़ने लगे, वो अलग हो गया, उधर के बाकी रह गए 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, और चिपक गया गद्दी से, बाकी रह गया 1 पुत्र भारत माता के, कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ के जेल लगी, बाकी रह गया अंडा, बाकी रह गया अंडा, बाकी रह गया। बाबा, हिंदी के अतिरिक्त आपने बंगला, मैथिली, संस्कृत, इन भाषाओं में भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन सर्वाधिक सहज अभिव्यक्ति आपको किस भाषा में लगती है? ऐसा है कि अभिव्यक्ति का कारण होता है। कारण ये होता है कि जिस भाषा में हम व्यक्त होना चाहते हैं, उस भाषा को बोलने वाले या समझने वाले लोग सामने दिखाई पड़े, तो सहज अभिव्यक्ति होती है। और वो अगर कम दिखाई पड़े
तो अभिव्यक्ति देर से होती है, लगता है कि बेकार है। मतलब संस्कृत के बारे में, संस्कृत की रचनाएं सुनाने के लिए, सुनने के लिए हमको पंडितों को खोजना पड़ता है, तो दिक्कत तलब काम है। मैथिली में अभिव्यक्त होने के लिए आवश्यक पर होता है कि हम दरभंगा जाएं, पटना जाएं, भागलपुर जाएं, वो सहज नहीं है। बंगला जो है, यहाँ भी बंगाली नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो बंगला के प्रति हमको बहुत अपार अनुराग है। बंगला सहज लगती है आपको? हाँ, मतलब सेकेंड लैंग्वेज हम अगर माने तो बंगला में। बाबा बंगला कविता एक सुना दीजिए। हाँ, आमी मिलिटारी बूढ़ो हो रहा है, आमा कोरा कोरबे नीलाम को चतुर तांगावाला निये जाबे आमाके बসে দিবে চোখের ধারে রঙিন ঠুলি বলতে থাকবে सामने चल बेटा, सामने चल बेटा, सामने चल बेटा, सामने चल बेटा। बाबा आधुनिक कवियों में किसको आप श्रेष्ठ समझते हैं? नए लोगों में से हमने युवकों में से जगबुड़ी को पढ़ा है, हमने ये क्या नाम है दुष्यंत कुमार को पढ़ा है और कई लोगों को। तो अब ये है कि आजकल तो मजबूरी हो गई है, हम आँखों से अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं। यानी ये हाल है कि अगर हम फिल्म देखें, न्यूज़ देखते हैं, उतनी देर में भी आँखों में पानी आ जाता है। ये मजबूरी है। बाबा आपसे जो वरिष्ठ कवि रहे हैं, जैसे निराला, पंत, महादेवी, इन लोगों में आपको जो है श्रेष्ठ कौन लगता है और किसका प्रभाव आपने ग्रहण किया है? निराला का प्रभाव करेंगे। निराला से आपकी भेंट भी हुई होगी कई बार, तो कुछ आपको याद हो, कुछ संस्मरण, कुछ बातें हम लोग जानना चाहेंगे। बहुत सारी बातें याद है कि वो तो यानी इलाहाबाद में रहते थे, दारागंज मोहल्ले में, और हमारा भी रहना होता सजाए में है। तो मैं हफ्ता में एक बार उनके यहाँ जाता था, मिलता था। तो वो लेटे रहते थे, क्योंकि अंतिम दिनों में, जो अंतिम दिनों के अंतिम वर्ष, आयु के अंतिम वर्ष के 10 वर्ष की बात है जी। उनको गुस्से में भी देखा है और व्यंग्य में हंसते हुए भी देखा है, गालियाँ देते हुए भी देखा है जी। और मूड में भी देखा है। खुद चाय बनाते थे और रोटी दाल बनाते थे, सब्जी बनाते थे, और 2-1 मित्र जो कहते उनको रोक करके जो खिलाते। यहाँ उनका जीवन था लखनऊ में, भूसा मंडी में रहते थे। इसका अलग एक वर्णन उन्होंने लिखा है, चतुरी चमार वगैरह जो उनकी कहानियाँ हैं, वो भूसा मंडी की रही हुई। बाबा उनकी कविता में सर्वाधिक अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? निराला जी की कविता में सर्वाधिक अच्छी चीज़ क्या लगती है, क्या पसंद आता है? मतलब कौन सा गुण? एक प्रखरता है, एक जीवन धर्म है, समकालीनता है। हाँ, समकालीनता है और निर्भीकता है। जब आप अज्ञेय जी के बारे में आपका क्या विचार है? अज्ञेय जी की कविता के बारे में और व्यक्ति के रूप में अज्ञेय जी के समकालीन थे। हाँ, समकालीन आपके ही थे। व्यक्तिगत रूप में बहुत शिष्ट थे, बहुत नागरिक थे, बहुत भद्र थे। और हमने उनके खिलाफ लिखा है। तो अब ये लोग जो हैं, क्या नाम है इनके, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, ये लोग अज्ञेय की जो 4 सप्तक वाली कड़ी है उसमें आते हैं। और समकालीन हमारे ये शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जी 7 साल छोटे हैं, ये लोग, ये मंडी थी। शमशेर, केदार, त्रिलोचन में आपको प्रिय कौन है? त्रिलोचन ज़्यादा साफ है। बाबा इधर जो है कविता का कोई नया विषय आपके दिमाग में कौंधा, कोई कविता उमड़ घुमड़ रही है, कोई कविता लिखना चाहते हैं? ऐसा है जी। 2 स्थितियों में कविता फूटती है जी। या तो प्यार के क्षण हो जी, या गुस्सा के क्षण हो। हाँ, 2 ही थी। तो अब ये स्थितियाँ तो अलग है। प्यार का तो भी परिभाषा बहुत बड़ी है। ये छोटा बच्चा जो है 3 साल का, वो मुस्कुरा के देखता है तो मुझे ऐसे बुलाते पास वाला, उसको ऐसे करते हैं और मुस्कुराता है, तो हम कहा ये है साहब,
ये 12 वर्ष का प्रथमारंभ है। यानी बाबा आज की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा पैदा नहीं हो रहा है? गुस्सा में एक ही पक्ष सुना, कविता लिखने के लिए आप उत्साहित नहीं हो रहे हैं? आप एक तरफ आ गए, हमने प्यार की बात सुनाई, गुस्सा बता रहा है। हाँ जी। गुस्सा प्यार का अंश जो है 10% है, मैंने 40% है, और गुस्सा 60% है। किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से आप जो हैं उद्वेलित नहीं हो रहे हैं? अब बहुत उद्वेलन का तो बहुत सवाल है, लेकिन सवाल है कितना हम समझ सकें। जी जी। जो पूर्वी यूरोप में जो कुछ हुआ है, रूस में जो कुछ हो रहा है, पूर्वी यूरोप की घटनाओं पे क्या विचार है आपके? भाई वो तो कैसा लगता है परिवर्तन? ये है सकारात्मक है कि नकारात्मक है? भाई वो फोड़ा था, वो पका है, वो रिस रहा है, मवाद निकल रहा है। जी। तब मवाद निकलने के बाद वो जो है दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर वहाँ पर कोई ये तानाशाह स्थानांतरित होता है तो फिर वो होगा। आम जनता ने प्रमाणित किया कि वो किसी न किसी रूप में तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बाबा आपने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, बलचन्मा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, लेकिन ये उपन्यास लिखे बहुत दिन हो गए, इधर बहुत दिनों से आपका कोई उपन्यास नहीं आया है। तो इधर गद्य लेखन के प्रति उपेक्षा का भाव अपना रखा है आपने, या लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है? हमसे होता नहीं है, तो होता मैंने लिखने की स्टाइल खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। उसमें एकांत चाहिए, उसमें ये चाहिए हम कुछ बोल रहे हैं कोई है, तो अभी गद्य से विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जितना कहना था काफ़ी कह दिया है, अब और लोग कहें। बाबा आप जन कवि हैं, जनता के दुख दर्द सुख सबको आपने अभिव्यक्ति दी है। आज हम लोग इस माध्यम पर जब बैठे हुए हैं, दूरदर्शन के माध्यम से लाखों लोग हमारे दर्शक हैं, तो आप इस जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इस जनता से मुखातिब होकर के आप कुछ अपनी बात कहें। जनता जो है बहुत जागरूक है, हम जितना सोचते हैं उससे अधिक जागरूक है वो हैं। तो जनता जो है, हम मानते हैं कि ये कहा था हमने कविता में, कवि को अगर गुस्सा नहीं आता है, अगर निडर नहीं है, वो डरपोक है, तो बेकार है, मैं नहीं मानता हूँ। बस सर्विस बंद थी 3 दिन 3 रात, बस सर्विस बंद थी 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रात। प्राचार्य, जिलाधीश, SP रहे सब परेशान, 3 दिन 3 रात, 3 दिन 3 रात, बस सर्विस बंद थी 3 दिन 3 रात।